नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने पिछले अध्याय में बात की थी कक्षा 12 की पुस्तक राजनीति विज्ञान के तीसरे अध्याय की में हम लोग थे, जहां हमने समकालीन दक्षिण एशिया के संबंध में बातचीत की थी। और इस मुद्दे पर बात करते हुए हमने भारत पाकिस्तान के संबंधों को अच्छी तरह से देखा था, उसके हर पहलू को देखा था। और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे आज और देखेंगे कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं और साथ ही साथ वो दक्षिण एशिया के देश में भी शामिल हैं, तो उनके साथ अलग अलग भारत की स्थिति कैसी है, उनके बीच विवाद के मुद्दे क्या हैं। इससे पहले कि हम अन्य दूसरे देशों के साथ उसके संबंधों की विवेचना करें और अन्य मुद्दों को देखें, उससे पहले भारत पाकिस्तान के बीच जो विवाद का पहलू रहा है, सबसे पहले हम उस मुद्दे को लेंगे। और भारत पाकिस्तान का विवाद जब से दोनों देश आज़ाद हुए हैं, यानी कि विभाजन के बाद से ही उन दोनों के बीच कई मतभेद जो शुरू हुए आज तक चलते आ रहे हैं और नए नए विवाद के मुद्दे जुड़ते रहे हैं। उसी में एक है सर्वप्रथम जल विवाद। दोनों देशों के बीच जो जल का बंटवारा है, उसको लेकर दोनों देशों के बीच विवाद होता रहा है। खासकर सिंधु नदी जल समझौता, सिंधु नदी, सतलज नदी और चनाब नदी, इनके जल बंटवारे को लेकर विवाद उत्पन्न होता रहा है। कुछ परियोजनाएं, जल परियोजनाएं चल रही है, उस पर भी पाकिस्तान अपनी आपत्ति दर्ज करता रहा है। तो सर्वप्रथम हम नदियों के जल विवाद को लेकर बात करेंगे। फिर जो और विवाद के मुद्दे हैं, कश्मीर का मसला हो, आतंकवाद का मसला है, सियाचिन ग्लेशियर विवाद है, सर क्रीक एस्चुअरी का विवाद है और तुलबुल विवाद जैसे कई मुद्दे हैं। इन सब पर हम एक एक करके बातचीत करेंगे। सर्वप्रथम हम लेते हैं कश्मीर का मामला। तो कश्मीर से संबंधित बातचीत में हमने पिछले अध्याय में बताया था बच्चों कि कश्मीर जो हमारा मसला है, वह आज़ादी के समय चूँकि वहाँ के जो राजा थे वो हिंदू थे और प्रजा मुस्लिम बहुल थी। तो ऐसे में पाकिस्तान चूँकि धर्म के आधारित मत पे ही निर्माण हुआ था उसका, तो उसका कहना था कि चूँकि ये जनसंख्या मुस्लिम है यहाँ, तो यहाँ जनमत संग्रह कराकर यह हिस्सा हमें मिलना चाहिए। लेकिन वह हिस्सा उसे नहीं मिल सका और आज़ादी के बाद वहाँ के जनजातीय कबायलियों के भेष में पाकिस्तान की सेना ने आक्रमण किया और जम्मू कश्मीर के राजा डॉक्टर हरि सिंह ने भारत के साथ अपने विलय पत्र पर हस्ताक्षर जब कर दिए, तो भारत ने अपनी सेना वहाँ शांति स्थापना करने के लिए भेजी और कबायलियों को खदेड़ते खदेड़ते 1 साल तक का समय लग गया था। आगे हम बात करेंगे इसी में कि इसी से संबंधित खासकर सीमा पार आतंकवाद को जो प्रोत्साहन मिलता रहा है, उसमें कई तरह की बातें आएंगी। नदियों के जल विवाद के बाद हम इस पर बात करेंगे। फिलहाल हम कश्मीर के मामले पर ही थोड़ा नज़र और डालते हैं। तो बच्चों, कश्मीर मुद्दा जो है वह बाद में हमेशा इस मुद्दे को लेकर कई लड़ाइयाँ हुई और 1948 में ही पाकिस्तान ने आक्रमण के बाद जो हिस्सा हड़प लिया था उसे वह गुलाम कश्मीर का नाम देता है। जबकि गुलाम कश्मीर से जीती जाने वाली भारत की सीटें खाली रहती हैं राज्यसभा में, लोकसभा में और जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी। तो उसने उस हिस्से को हड़पा और उसका कुछ हिस्सा चीन को भी दे दिया, जो अक्साई चीन के नाम से वह हिस्सा जाना जाता है। आगे हम किसी मानचित्र में देखेंगे कि किस तरह से उस हिस्से को, छोटे से हिस्से को जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, उसे उसने एक विवादित हिस्सा ही नहीं बनाया, बल्कि वहाँ मानवाधिकारों का इतना उल्लंघन होता रहा है, उस पर वो ध्यान न देकर हमारे कश्मीर में कश्मीर को हड़पने की कई कोशिशें उसने की, कई लड़ाइयाँ लड़ी। न
इसके बाद छिपे रूप में आतंकवाद को आज तक प्रोत्साहन देता आ रहा है और हर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसने कश्मीर विवाद को लेकर घसीटने की कोशिश की। भारत का जवाब हमेशा यही रहा कि हम दोनों देशों के बीच जो समझौते के बिंदु हैं, हम उन्हीं बिंदुओं के मद्देनज़र बातचीत करेंगे, किसी दूसरे देश को मध्यस्थ नहीं मानेंगे और उन्हें हम दोनों देशों के बीच पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम जल विवाद पर आते हैं। तो जो जल विवाद है, सबसे पहला वह सिंधु नदी का जल विवाद है। सिंधु नदी जल विवाद पर सबसे पहले दोनों देशों के प्रधान ने, हमारे यहाँ जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और उस तरफ से अयूब खां थे, तो उन दोनों ने सिंधु जल समझौते पर 1960 में हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत यह निर्धारित किया गया कि कितना जल पाकिस्तान को मिलना है और कितना जल हिंदुस्तान को मिलना है। हम आगे की स्लाइड में ये देखेंगे कि किस तरह से ये जल दोनों देशों के बीच बहता है और किस तरह से इसको बांटा गया। तो जैसा आप देख रहे हैं बच्चों कि एक तरफ हिंदुस्तान है और दूसरी तरफ पाकिस्तान, और सिंधु नदी बहकर उस तरफ जा रही है और झेलम नदी भी साथ साथ बहती जा रही है। तो कई नदियां जो सिंधु की सहायक नदियां हैं वह दोनों देशों में बहती हैं। इस तरह सिंधु नदी के जल को लेकर जो समझौता हुआ था, तो उसमें पाकिस्तान को एक निश्चित क्यूसेक जो है वो पानी को मात्रे को मापने के लिए बनाया गया है। तो एक निश्चित क्यूसेक तक उसे देना था और उसका पानी का कुछ हिस्सा हिंदुस्तान अपने उपयोग के लिए रख सकता है। वहीं पे हाल फिलहाल में कुछ परियोजना शुरू हुई है, तो इस वजह से विवाद के मुद्दे बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें एक है बगलिहार की परियोजना है, जो एक वुलर झील पे बन रही परियोजना है, जिस पर कि पाकिस्तान ने आपत्ति दर्ज की है कि हम इस परियोजना से नाखुश हैं और भारत इस जल बंटवारे पर अपनी दादागिरी दिखा रहा है। जो तीसरा विवाद है वह है, हम आगे देखते हैं कि तीसरा विवाद का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है। तीसरा मुद्दा सीमा पार आतंकवाद का है, जो कि अभी हमने कश्मीर मुद्दे पर भी देखा। वहाँ आतंकवादियों को स्वतंत्रता सेनानी कहकर संबोधित किया जाता है। पाकिस्तान में ऐसे ट्रेनिंग कैंप बनाए गए हैं जहाँ की आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही साथ पूरे देश में उनके स्लीपर सेल बने हुए हैं। स्लीपर सेल का अर्थ ये होता है बच्चों कि ऐसे आतंकवादी जो हमारे और आपके बीच छुप कर रहते हैं, आम नागरिक की तरह रहते हैं, लेकिन वह विदेशी हित में काम करते हैं, देश को की एकता और अखंडता को तोड़ने के काम में लगे होते हैं। इसके लिए उन्हें प्रोत्साहन राशि मिलती है और ऐसे लोगों को पहचानना काफ़ी मुश्किल काम होता है। और जम्मू कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तान ने पंजाब में भी खालिस्तान के समर्थकों को धन और प्रशिक्षण, साथ ही साथ अस्त्र शस्त्र भी मुहैया कराए और इस कार्य में आज तक वह लगा हुआ है। और अगला विवाद है सियाचिन ग्लेशियर विवाद। तो बच्चों, सियाचिन ग्लेशियर विवाद जो था वो सियाचिन हमारे देश में सबसे ऊंची चोटी है जहां की भारत पाकिस्तान की सीमा है और दोनों ही देशों के सैनिक वहां मौजूद रहते हैं। दोनों देशों के सैनिक अपने अपने हिस्से की देखभाल करते हैं और सियाचिन को पाकिस्तान कहता है कि वह उसके हिस्से का है, अतः सियाचिन उसे मिलना चाहिए। इसी को लेकर 1999 में कारगिल युद्ध भी हुआ, लेकिन हमारे सैनिकों ने द्रास सेक्टर में कारगिल की चोटी पे कब्जा कर लिया और एक बेहद दुरूह चोटी को अपने हिस्से में बरकरार रखा। सियाचिन ग्लेशियर विवाद की वजह से भारत को अपने
बहुत ही कठिन जलवायु परिस्थितियों में अपने सैनिकों को रखना होता है और उस पर जो खर्च होता है वह रक्षा बजट जो हमारा है, यानी कि रक्षा के लिए जो हम खर्च करते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा खर्च होता है। जिस कार्य को देश की नागरिक योजनाओं के लिए जिस धन को लगना चाहिए था वह सुरक्षा व्यवस्था में बेकार चला जाता है। आगे मामला है सरक्रिक का मामला। सरक्रिक बच्चों गुजरात के पास समुद्री एरिया है जहाँ की एस्चुरी बनी हुई है और जब इस समुद्री इलाके में ज्वार भाटा आता है तो वह पूरा इलाका जल से भर जाता है और जल से भरने के बाद ये पता नहीं चलता कि कौन सा एरिया किसका है, कौन सा क्षेत्र किस देश का है। आप देख सकते हैं कि पश्चिम की ओर सिंध है और पूर्व की ओर कच्छ है, तो ये दोनों ही कच्छ की खाड़ी जो है वो समुद्र में जाकर मिलती है और लाल रंग के एरो से यानी कि तीर के निशान से जो एक पतली सी लाल धारा दिख रही है यही सरक्रिक या एक अंग्रेज थे सरक्रिक, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया सरक्रिक रेखा। तो ये जो लाल धारा है इसको ही सरक्रिक की सीमा रेखा मान ली गई है। एक तरफ सिंध है, पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, दूसरी तरफ कच्छ की खाड़ी का इलाका है और खाड़ी के इलाके में आप देख रहे हैं कि ये समुद्री मुहाने पे कहते हैं एस्चुरी बन जाना, यानी कि समुद्र की पतली पतली जो धारियाँ होती हैं वह स्थल में घुस जाती हैं, जो स्थल का क्षेत्र होता है उसमें घुस जाती हैं और उसमें उन पतली धारियों में जब ज्वार और भाटा ऊंचे स्तर पर आता है तो जल भर जाता है और ऐसे में वह पूरा इलाका चूँकि जलमग्न हो जाता है तो यह पहचान करने में परेशानी होती है कि कौन सा इलाका हमारे पड़ोसी देश का है और कौन सा हमारा। बस इसी वजह से इस सरक्रिक विवाद को हवा मिलती रही है और पाकिस्तान इस पूरे इलाके को अपना मानता रहा है। इसके बाद आगे विवाद के और भी कई मुद्दे हैं, लेकिन एक तुलबुल विवाद है। तो तुलबुल विवाद जो है उसको हम देखते हैं कि आखिर उस तुलबुल विवाद है क्या। तुलबुल विवाद जो है यह एक बांध बनाया गया है और यह भी पानी को लेकर ही है कि जो जल है उसका अधिकांश भाग का उपयोग भारत करता है और ये नहर है जो नहर एक जब गिरती है तो काफ़ी वेग से गिरती है। जब नहर के अधिकांश पानी का प्रयोग भारत कर लेता है तो नहर में पानी की कमी हो जाती है और ये नहर जो पाकिस्तान तक जाती है उसमें पानी की कमी होने की वजह से पाकिस्तान का कहना है कि उसे पूरा पानी नहीं मिल पाता है। हाल ही में पाकिस्तान से आए प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ जब बातचीत की तो उसमें तुलबुल विवाद और सरक्रिक विवाद को भी स्थान दिया गया था। बच्चों, हमने जो कहा था कि कश्मीर विवाद जो है उसको आप इस नक्शे में देख सकते हैं कि किस तरह जो हरे रंग से रंगा हुआ जो क्षेत्र है वह पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे कि वह गुलाम कश्मीर कहता है, उसे दर्शा रहा है। और उसके ऊपर एक छोटा सा जो हिस्सा है, यह हिस्सा पाकिस्तान ने 1963 में चीन को दे दिया था, जो कि गुलाम कश्मीर का ही हिस्सा है और अक्साई चीन का भाग उसे बना दिया गया था। यह भी आप चित्र में देख सकते हैं। साथ ही साथ जो भारत और चाइना की बॉर्डर रेखा यानी कि सीमा रेखा है उसे भी आप दाहिनी ओर देख सकते हैं। बाईं ओर भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कही जाती है ये, और चीन से जुड़ी हुई रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। यह आप देख सकते हैं। और कारगिल युद्ध जो हुआ था तो कारगिल को
वहीं पे लाइन ऑफ कंट्रोल के पास काले रंग के बिंदु से दिखाया गया है। इस नक्शे को देखकर आप भारत, पाकिस्तान, चीन के भौगोलिक संरचना को अच्छे से समझ सकते हैं और यह भी देख सकते हैं कि ये जो हरा इलाका है उसके ऊपर जो उससे थोड़े कम हल्के रंग का है वह पाकिस्तान का इलाका है और इस हरे इलाके को यानी कि गुलाम कश्मीर को पाकिस्तान ने हड़प रखा है। तो यह हमारा ही जम्मू कश्मीर का भाग था जो कि दोनों ही देश अपने हिस्से में दिखाते हैं। अभी अभी हमने बताया था कि गुलाम कश्मीर से संबंधित सीटें भारत के राज्यसभा, लोकसभा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा में खाली रहती हैं, जिस पर कि पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है और यहाँ मानवाधिकार उल्लंघन की कई घटनाएं होती रहती है। लेकिन कोई बड़ा जो कहते हैं कि रोशनी में जो बातें आती हैं उस पर कोई संज्ञान संयुक्त राष्ट्र अपनी ओर से नहीं ले रहा। बच्चों, अभी हम बात कर रहे थे भारत पाकिस्तान के संबंध में और इसी तरह भारत के अन्य देशों के साथ, खासकर दक्षिण एशियाई देशों के साथ जो संबंध हैं हम उन पर भी चर्चा करेंगे। इसी क्रम में हम सबसे पहले भारत और नेपाल की चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि भारत और नेपाल के बीच जो संबंध हैं उसका मुख्य बिंदु इस स्लाइड में देखते हैं कि उसका मुख्य बिंदु क्या है। और सबसे पहले हम देखेंगे कि इस संबंध में हम ये जानना चाहते हैं कि भारत और नेपाल का जो संबंध है वह पुराने समय से कैसा रहा है। तो भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई हर तरह का संबंध रहा है, सामाजिक संबंध भी रहा है। यहाँ के निवासियों और वहाँ के निवासियों में शादी ब्याह भी होती है। दोनों देशों के बीच मुक्त आवागमन है और दोनों देशों के बीच भारत अपने से छोटे जो भी राज्य हैं, देश हैं, उनकी सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। लेकिन जो छोटे छोटे देश हैं हमारे इर्द गिर्द, वह भारत के बड़े आकार को लेकर शंका में रहते हैं, शक में रहते हैं कि और इस शंका की वजह से उनमें भय उत्पन्न हो जाता है। तो सबसे पहले हम भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुख्य उसके संबंधों के बिंदु हैं, विवाद के बिंदु हैं, इस स्लाइड में हम उन बिंदुओं को देखते हैं। भारत में हिंदू बहुसंख्यक में हैं, तो इसी तरह नेपाल में भी हिंदू बहुसंख्यक हैं। तो नेपाल पुराने समय में हाल फिलहाल तक वह एक हिंदू राज्य के रूप में घोषित था, यानी कि विश्व का सर्वप्रथम हिंदू राज्य नेपाल था और वहाँ संवैधानिक राजतंत्र था। साथ ही साथ दोनों देशों के बीच, जैसा हमने अभी कहा कि सांस्कृतिक संबंध है, दोनों देशों की संस्कृति में काफ़ी समानता है और दोनों देशों के बीच जो राजनीतिक आर्थिक संबंध भी हैं वो भी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। और भारत का जो नेपाल के साथ संबंध है वह रोटी बेटी का संबंध कहते हैं है। तो ऐसे में भारत ने हमेशा नेपाल की सहायता की है और कुछ विवादित मुद्दे भी हैं, इसे भी हम अगली स्लाइड में देखेंगे। नेपाल हिंदू राज्य है, वहाँ का काठमांडू का पशुपतिनाथ का मंदिर, शिव मंदिर है, यह बेहद महत्वपूर्ण है, तीर्थस्थल के रूप में देखा जाता है। साथ ही साथ भारत से लोग वहाँ पर्यटन के लिए भी जाते हैं और भारतीय मुद्रा वहाँ खूब चलती है। नेपाल से भी लोग अपनी रोजी रोटी के लिए भारत आते रहे हैं, शिक्षा के लिए भारत आते रहे हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह काठमांडू का मंदिर है। यह मंदिर जो है पूरी तरह से लकड़ी का बना हुआ है। हम अब बात करेंगे, थोड़ा सा पीछे जाते हैं और नेपाल के राजनीतिक इतिहास पे नज़र डालते हैं। तो नेपाल हमेशा से राणाओं के शासन में था, वहाँ राणाओं के वंशज का शासन था। ऐसे में 1950 में राजा त्रिभुवन दास को राणाओं के शासन का अंत करके, उस समय वो राजा नहीं थे, त्रिभुवन दास के नाम से ही जाने जाते थे, तो त्रिभुवन दास को वहाँ का
राष्ट्र प्रमुख यानी कि संवैधानिक राजतंत्र को अपनाते हुए राष्ट्र प्रमुख घोषित किया गया, उन्हें राष्ट्र का पिता भी कहा गया। आप चित्र में देख सकते हैं, ये राजा त्रिभुवन दास की तस्वीर है, जिनकी पीढ़ियां अभी तक राजा के रूप में उन्होंने नेपाल में मान्यता प्राप्त कर रखी है। राजा त्रिभुवन दास की मृत्यु 1955 में हो गई थी और इसके बाद इनके पुत्र महेंद्र वीर विक्रम शाह, आप अगली स्लाइड में देखेंगे, महेंद्र वीर विक्रम शाह ने सत्ता संभाली और ये राजा महेंद्र वीर विक्रम शाह हैं, इन्होंने सत्ता संभाली और नेपाल के लिए एक संविधान के निर्माण की बातचीत की और बाद में जाकर 1962 में नेपाल का संविधान लागू हुआ। उसके कुछ जो मुख्य बिंदु थे उस पर हम आगे बात करेंगे। इनके बाद इनके पुत्र राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह ने सत्ता संभाली और उनके समय में लोकतंत्र की स्थापना के लिए काफ़ी उथल पुथल होता रहा। चित्र में आप देख सकते हैं, राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह, महारानी ऐश्वर्या और उनके पुत्र खड़े हैं, पुत्री भी है और कुछ ऐसी बात हुई आपसी पारिवारिक मसले की वजह से राजा रानी और एक राजकुमार ने बाकी राजकुमारी और अपने भाइयों की हत्या कर दी। इस तरह उथल पुथल के बाद राजा वीरेंद्र विक्रम शाह के छोटे भाई राजा ज्ञानेंद्र वहाँ के संवैधानिक शासक, जो राजतंत्र है उसके प्रमुख निर्वाचित हुए। राजा ज्ञानेंद्र जिन्होंने अभी तक ये वहाँ के शासक के रूप में इन्हें मान्यता है, तो इन्होंने अपने समय में लोकतंत्र की स्थापना दबाव के कारण की और नेपाल ने काफ़ी उथल पुथल इनके समय में देखा। जो उथल पुथल राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह के समय से शुरू हुई थी वह राजा ज्ञानेंद्र तक चलती रही और अंततः 2008 में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हो गई। अगली स्लाइड में देखें कि कौन से मुद्दे हैं। फिर 1962 के नेपाली संविधान के मुख्य बिंदु की हम बात करेंगे, क्योंकि राजतंत्र के कारण वहाँ संविधान निर्मित नहीं था बल्कि परंपरागत था, लेकिन वहाँ संविधान बनाने के प्रयास किए गए थे। तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि हिंदू राज्य के रूप में नेपाल की स्थापना होगी और जो शाही नेतृत्व है यह सक्रिय रूप में रहेगा, यानी कि सत्ता के वास्तविक प्रधान के रूप में इसकी भूमिका होगी और यहाँ कोई भी दल, यानी कि जो देश की व्यवस्था है वह दलहीन होगी। यहाँ कोई भी दल अस्तित्व में नहीं रहेगा। समाज के जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो जाति आधारित हो, धर्म आधारित हो या फिर अमीर गरीब हों, इन सभी लोगों के बीच समन्वय बनाकर रखा जाएगा और व्यवस्था जो होगी न वह साम्यवादी होगी न पूंजीवादी होगी, बल्कि मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी जिसमें दोनों ही व्यवस्थाओं के गुणों को अपना लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बाद भारत और नेपाल के बीच मुख्य मुद्दे क्या रहे हैं। उसी समय 1950 में ही पारगमन संधि हुई थी भारत और नेपाल के बीच। तो इसके बाद इस संधि का नवीनीकरण किया गया है। तो जो वो संधि हुई थी उस समय के मुद्दे कुछ और थे और अभी के जो ये नई संधि हुई है इसके मुख्य बिंदु हैं कि नेपाल की पहुंच भारत के बंदरगाहों एवं स्थल जल मार्ग तक सहज हो जाएगी। साथ ही साथ नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन और नेपाली विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के मध्य समझौता हुआ। नेपाल की लोअर अर्जुन हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के लिए एक समझौता भारत सतलज विद्युत निगम के साथ संपन्न किया गया। ये सारे जो मुद्दे थे ये नए पारगमन संधि के मुख्य बिंदु थे। और आगे बढ़ते हुए हम फिर देखते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ें अगली स्लाइड में समाहित है। इसी में और दो बिंदु थे। नेपाल की 900 मेगावाट क्षमता की परियोजना अरुण 3 और 490 मेगावाट
क्षमता की परियोजना अरुण 4 के विकास में भारत योगदान करेगा। भारत से नेपाल जाने वाले लोगों को अब करेंसी एक्सचेंज की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। ये पारगमन संधि की मुख्य बातें थी। अगली स्लाइड में हम किसी और मुद्दे को देखेंगे। आप देख रहे हैं कि ये जो 7 है, इसे थोड़ा मैं विस्तार से बताऊंगी। एक 7 फूल हैं इस तरफ बाईं ओर और 7 फूल हैं दाहिनी तरफ। हिमालय को पहले हिमालय की तलहटियों में बसा ये देश, इसे पहले नेपा या नीमा के नाम से जाना जाता था। इसका अर्थ हिमालय भूमि के निवासी होता है। और ये 7 जो फूलों का चिन्ह दिखाया गया है, यह वहाँ के 7 दलों के गठबंधन का, जिन्होंने कि विद्रोह कर और अपने आप में एक गठबंधन कर नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के प्रयास किए थे और अंततः कामयाब भी हुए, उसको प्रदर्शित करता है। बीच में नेपाली झंडा को प्रदर्शित किया गया है। और अब इसके बाद अगले स्लाइड में हम देखते हैं तो जो 7 दलों का गठबंधन बना था, उस गठबंधन ने मांग की कि बहुदलीय व्यवस्था बहाल की जाए। यानी कि जब 1962 के संविधान में ये बात कही गई थी कि यहाँ व्यवस्था जो होगी, शासन की व्यवस्था, वह दलहीन होगी। इसके विपरीत यहाँ 7 दलों के गठबंधन ने मांग की कि बहुदलीय व्यवस्था बहाल की जाए और लोगों को मौलिक अधिकारों की गारंटी दी जाए। जहाँ राजशाही थी तो एक तरह से एक ही व्यक्ति का शासन था और उनका कहा सुना ही कानून का रूप हुआ करता था। कुछ दिनों पहले तक, यानी कि 2008 के पहले तक यह देखा जाता था कि वहाँ के राजा रानी की तस्वीर हर दुकान, हर कार्यालय, हर महत्वपूर्ण जगहों पर प्रदर्शित की जाती थी। और तीसरा मुद्दा था कि राजपद की सक्रियता समाप्त की जाए, यानी कि जो शाही नेतृत्व है जिसने अभी तक सक्रिय भूमिका अदा की है, वह अपनी भूमिका में वापस चले जाएं। यानी कि बिल्कुल ही जो एक कहते हैं केवल सम्मान का पद बनकर रह जाए और एक लोकतंत्र का स्वरूप अपनाते हुए नेपाल इस दिशा में लोकतंत्र की स्थापना हो और वह आगे बढ़े, कानून का शासन स्थापित हो, यानी कि न्यायालय की व्यवस्था उचित हो और लोग अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन या अन्य किसी भी ऐसी बातें जो न्यायालय तक जा सकती हैं, उसे लेकर न्यायालय तक वो जाएं। साथ ही कानून की नज़र में जो नेपाली नागरिक हैं सभी एक समान हों। नया संविधान बनाया जाए। इस नए संविधान के लिए बैठक हुई और 2008 में नया संविधान बनकर लागू हुआ। इस तरह नेपाल में राजतंत्र का अंत हुआ और नेपाल में लोकतंत्र संविधान के द्वारा स्थापित हो गया। लेकिन यहाँ पर एक और छोटा सा विवाद का ये रहा कि जो संविधान बना वह 2008 से 12 तक पूर्ण रूप से बनकर तैयार नहीं हुआ था, उसके कुछ हिस्से को ले लिया गया था। तो ऐसे में यह संविधान 2012 में जो संविधान सभा बनी थी उसे भंग कर दिया गया। फाइनली अंतिम रूप में 2015 में संविधान के प्रावधानों को लागू किया गया, जिसके आंशिक रूप को 2008 से ही ले लिया गया था। राष्ट्रीय पंचायत को सच्चे अर्थ में सत्ताधारी बनाया जाए। वहाँ राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह ने कहा था कि हम इसे राष्ट्रीय पंचायत के रूप में, देश की संसद को राष्ट्रीय पंचायत के रूप में रखेंगे। तो ऐसे में राष्ट्रीय पंचायत की जो उन्होंने कामना की थी वह दलहीन था। लेकिन जब बहुदलीय व्यवस्था हो गई है तो वहाँ जब अलग अलग दलों के प्रतिनिधि चुनकर आएंगे तो सच्चे अर्थों में प्रतिनिधि मूलक जो लोकतंत्र है उसकी स्थापना होगी और राष्ट्रीय पंचायत एक सच्चे शासन के केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगी। भारत नेपाल के संबंध में बात कर रहे थे, बहुत सी बातें अभी बाकी है, हम और बातें करेंगे। तो इस कक्षा की समाप्ति हम करते हैं और अगली कक्षा में हम अभी समकालीन दक्षिण एशिया से संबंधित
और भी बातों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।